हम ही मुसलमान एक दूसरे को ड्रग्स देते हैं. मेरा अभी ये है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो ऑलरेडी थी हमारे सिस्टम में वो है ही नहीं कल अभी के लिए. सबसे पहले जब इंसान दुनिया में आया तो उसको सबसे पहले इल्म दिया गया. As 70% of our people are drug addicts along in Kashmir division. आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम के होस्ट यास्मीन मंसूर. नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है बेमिना डिग्री कॉलेज का. नाजरीन, बता दूं, बेमिना डिग्री कॉलेज को अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है और इसकी बुनियाद 1970 में हुई है. तो नाजरीन, देखा जाए 1970 से लेकर अभी तक तो जाहिर सी बात है ड्रास्टिक चेंज आई है. नाजरीन, अभी आपको बता दूं, प्रेजेंटली यहाँ कॉलेज में 4000 तलबा ज़ेर तालीम है और जो कि मुख्तलिफ कोर्सेज हासिल कर रहे हैं. तो आइए नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू. नाजरीन, मेरा पहला सवाल रहेगा एजुकेशन सेक्टर को लेकर. तालीम की जब बात करते हैं तो हर एक सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है. तो आइए नाजरीन, इनसे जानते हैं एजुकेशन सेक्टर की जब बात करें तो डेवलपमेंट के लिहाज से किस हद तक आगे है. तालीम बेतन्हाई किसी भी समाज और माशरे के मसाइल को हल नहीं कर सकती जब तक कि तालीम के साथ साथ तरबियत ना हो. आज जितनी भी मुश्किलात हैं वो इसलिए हैं कि हमने तालीम तो हासिल कर ली मगर हमने तरबियत को छोड़ दिया है. और तरबियत जो है वो उसकी पहली दरसगाह माँ की आगोश होती है कि जहाँ से माँ बच्चे को अखलाकियात सिखाती है और उससे समाज और माशरे में जो बुराइयां हैं वो ख़त्म होते चली जा रही हैं. लेकिन हर इंसान ने अपने किरदार को ख़त्म कर दिया है कि हमने समाज और माशरे में कैसे किरदार को पेश करना है. देखिए, इन्होंने बात की है एजुकेशन की अफादियत को लेकर, उनकी इम्पोर्टेंस को लेकर, लेकिन वो सबको, मुझे लगता है सबको मालूम है कि उसकी अफादियत क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. लेकिन जो ये अब एजुकेशन हमें इम्पार्ट करनी है, क्या उसके लिए हमें वो स्ट्रक्चर है, वो जो इंस्टीट्यूशंस है जो ये एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाएंगे. तो मुझे लगता है कि कश्मीर की मैं अगर बात करूंगा तो कश्मीर में बिल्कुल भी जो हमारा सिस्टम है वो तहस नहस हो चुका है. कई जो आखिरी दहाइयों से, अगर लास्ट कुछ डिकेड से हम देखेंगे तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बैडली हिट हुआ है कश्मीर में. मैं अगर बात करूं, एक ढांचा होता है हर एक कॉलेज में, जो वो ढांचा जो है उसके बाद से ही जो एजुकेशन जो है वो जो बेसिक जो जिसे हम एजुकेशन दे सकते हैं, एक ढांचे की ज़रूरत होती है. तो जब एक ढांचा ही नहीं है आपके पास तो आप एजुकेशन कहाँ से देंगे. एजुकेशन देने के लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है. जब आपके एक इंस्टीट्यूशन में, आपके एक डिपार्टमेंट में, आपके कॉलेज में, मैं इस कॉलेज की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल पूरे वादी की बात करूँगा. हमारे वादी में अगर आप देखेंगे, आप एक सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि टीचर्स की काफ़ी किल्लत है. तो जो सरकार है उन्हें चाहिए था कि पहले इन पोस्ट को, इन वैकेंसीज़ को फिल करें. तो आप अगर दूर दराज के गाँव में जाएंगे आप देखेंगे कि कई ऐसे स्कूल हैं जो एक रिहायशी घरों में जो है, रिहायशी मकानों में अभी बच्चों को तालीम दे रहे हैं. तो उस हवाले से भी सरकार को चाहिए कि कड़े इक़दाम उठाएं. और बाद में जो मॉरल वगैरह वैल्यूज़ हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब आपका ढांचा, आपका सिस्टम, आपका निज़ाम सही नहीं होगा तो मुझे लगता है इम्पोर्टेंस की अगर बात करेंगे तालीम की तो वो फजूल है, बेफ़ायदा है. I would like to say that we are living in a wonderful world of internet where we cannot rely on the information that has been passed on to us by our forefathers. We cannot even rely on the static curriculum that has been provided to us. We must create that sort of atmosphere in the college where free thinking is appreciated, where free thinkers are provided the platform to express their ideas. I mean, if we restrict their ideas, if we restrict their thoughts, then we are giving illogical things to our future generations. I mean, we obviously don't want our future generations to speak illogical, irrational, and be intolerant. So this rectification could be done by providing a platform in our education institutions to our children, where they express themselves freely and criticize everything, whatever they see, and then have a debate over it. And after that, once they get things sorted, and then reach to a logical conclusion. मेरा अभी ये है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो ऑलरेडी थी हमारे सिस्टम में वो
है ही नहीं कहीं अभी की डेट में, किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल में वो नहीं है, और उनको कंपलसरी बनाना चाहिए ताकि हर कोई स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करे, अपने थॉट्स जो है वो एक्सप्रेस करे, जो भी उनको लगता है कि उनके स्कूल में कुछ कमियां हैं, उनके कॉलेज में कमियां हैं, उनके समाज में कुछ कमियां हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इरेडिकेट होनी चाहिए समाज से, तो मुझे लगता है कि हमें उन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। बेहतर है कि हम अपने सिस्टम को पहले जांच लें। सिस्टम है हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसमें देखना है कि जो हमारी चीज़ें हैं ऑलरेडी क्या वो हो रही हैं, क्यों हमारे सिस्टम में अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हमारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो कर नहीं खुद को दूर रख रहे इन सब चीज़ों से जो कि उनको मंशियात से दूर रखता, फिर जो उनको बाकी जो बुरी चीज़ें हमारी समाज में है उनसे दूर रखता। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, ले जाएगा तुझसे हिसाब दुनिया की इमामत का। ये जो आज का प्रोग्राम है एजुकेशन के हवाले से बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम है, आप लोगों ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले जब इंसान दुनिया में आया तो उसको सबसे पहले इल्म दिया गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु गार हिरा में थे तो गौर व फिक्र कर रहे थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने फरमाया इकरा, पढ़िए या रसूल सल्लम। तो हुजूर सल्लम ने वापस फरमाया माना भिकारी, मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो उन्हें दोबारा उनसे अर्ज़ किया इकरा, पढ़िए। तो उन्होंने अगेन मतलब रिपीट किया माना भिकारी, मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो तीसरी बार जब कहा इकरा तो हुजूर ने पढ़ा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अल्लमल इंसान मा लम यालम। तो मैं इस आयत पे बात करूँगा कि इंसान को सबसे पहले इल्म दिया गया है। इल्म क्या है कि इल्म वो रोशनी है कि जो आपको अंधेरे से मतलब उजाले की तरफ लाती है। मतलब कि मैं बात करूँगा इस हवाले से कि मसला ये है कि इंसान दिन ब दिन किरदार कुशी आम हो रही है, मनशियात आम हो रही है, बद किरदारी आम हो रही है, और हम सब इसका हिस्सा बन रही है। आखिर क्या वजूहात है? वजूहात यही है कि हमने इल्म को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, हमने लड़कियों को ज़्यादा बात करूँगा मैं इसमें कि लड़कियों की एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि एक लड़की एक नस्ल लेकर जाती है। मैं समझता हूँ एक लड़की की जो एक एजुकेशन है वो एक मस्ट है, उनको पढ़ाना ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि वो एक नस्ल को लेके जाती है, एक जनरेशन वो लेके जाती है। मैं समझता हूँ हम साइंस के मैदान में बहुत तरक्की कर चुके हैं, आगे जा चुके हैं, मगर मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल एजुकेशन ना होने की वजह से दिन ब दिन हमारे जवान ड्रग्स ले रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हैं। जो भी आप सोच सकते हैं वो बीमारियां समाज और माशरे में पाई जाती हैं। जिनसी इस्तेसाल बढ़ता चला जा रहा है, और फिर सोशल मीडिया और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमने तो तालीम की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। चूँकि तालीम के साथ साथ तरबियत तो है नहीं है, तो तरबियत ना होने की वजह से तालीम का इस्तेमाल कैसे हो इसको हम भूल गए हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमारे हाथ में चाकू है, तो चाकू से हम सब्ज़ी भी काट सकते हैं और चाकू से किसी का गला भी काट सकते हैं। और यही मॉरल वैल्यूज़ हैं, यही अखलाकियात सिखाती हैं कि आपको इस टेक्नोलॉजी को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। और तालीम के साथ साथ अगर तरबियत नहीं होगी, लिहाजा उसी वजह से समाज और माशरे में बुराइयाँ फैलती चली जा रही हैं। If you are planning for a year, you must plant rice. If you are planning for a decade, you must plant trees. And if you are planning for lifetime, then you must educate the people. So I would say that before we all talk about this, why education is necessary, why we should talk about various co-curricular activities, I would say that we should provide adequate facilities for the students of any area, any college. Like I'm not personally from Srinagar, I'm from Ladakh, and I saw many different I would like to say facilities available here, and I would say that it's far better than Ladakh, but still there are some shortcomings, as we don't have stable professor available here. As first 2 semesters, I'm in 3rd semester, and first 2 semesters were like one teacher used to come and he just introduced the first lecture, and after 2 days he used to change and one more new teacher came, and it used to keep on going. So I would say that adequate facilities are necessary, and I would say पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी
देता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। Proper precautions or proper steps must be taken to provide education for the students. नाज़रीन, मैं इनसे जानना चाहूँगी, मेरा अगला सवाल रहेगा, पिछले 3 साल की अगर बात करते हैं तो क्या कुछ चेंज यहाँ तालीमी निज़ाम को लेकर आई है? If we talk about the development since last 3 years in our educational system, so I would say that vocational education is being focused upon, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, because बेरोजगारी बहुत, unemployment is on peak, तो courses like food technology are being introduced, जो कि हमारी यूथ को हेल्प कर सकते हैं अपने लिए एक लिविंग अर्न करने के लिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, और बहुत इस पर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, एंड कोर्सेज लाइक दिस should be introduced in the future as well. Our college has taken the initiative of awareing our youth, as 70% of our people are drug addicts along in Kashmir division. Among them, 31% are women. So it's very important to aware our youth about this cancer. So also our college has introduced e-libraries initiative. It's a very good initiative. मैं अभी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ और मैं कुपवारा से हूँ, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि 2019 से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। तो पहला ये है कि मैं अपनी कुपवारा की बात करूँ, वहाँ पे हमारे एरिया में कॉलेज नहीं था। तो फर्स्टली मैं बोलना चाहूँगा कि मैं थैंकफुल हूँ मोदी गवर्नमेंट का, उन्होंने वहाँ पे एक कॉलेज खोला, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरी जो NEP पॉलिसी है, तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन, पहले डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट्स, मेडिकल एंड ऑल, तो वो चीज़ें उसमें ख़त्म की गई। वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अभी हमारे कॉलेज की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ये है कि हमारे पास एक फैकल्टी नहीं है, एक रिक्रूटेड फैकल्टी नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। हम जब भी कॉलेज आते हैं फ्रॉम 2020 से हमने बस यही चीज़ें देखी है कि कॉलेज में फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती है। तो वो बड़ा एक मसला बन गया है हमारे लिए, जिसमें एक ही टीचर्स हमारी एक हेल्प करते हैं, आशु सर, जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया मॉरली भी और एजुकेशनली भी। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और आपके चैनल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने एक इनिशिएटिव लिया है ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ को जानने के लिए। इलॉन मस्क, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन in every term in the current world, वो कहता है कि आज की डेट में इंटरनेट is sufficient for me to get any kind of education I want। तो पहला शिकवा जो मुझे है वो अपने ही दोस्तों से है, बच्चों से है, कि हम ही पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसी एक छोटे से मोबाइल के ज़रिए सब कुछ, सारा ही इल्म हासिल कर सकते हैं। रही बात व्हाट आर द फैसिलिटीज़ विच आर बीइंग प्रोवाइडेड, आज की डेट में 11,000 करोड़ हैज़ बिन एलोकेटेड दिस ईयर फॉर एजुकेशन ऑफ द स्टेट। सो ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि इतना ह्यूज चंक ऑफ मनी इज़ बीइंग गिवन टू दिस सेक्टर। नाउ द थिंग विच आई वुड आस्क इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस स्कीम। देखिए, मैंने काउंटर करना चाहूँगा इस बात को लेके कि हम हमेशा जो हमारी एजुकेशन में जो हमारे स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें क्यों इस बात के नीचे रखते हैं कि इंटरनेट एक ऐसी सहूलियत है जिससे हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, या किसी ने फलाना ने ऐसे किया, किसी ने इस तरह से एजुकेशन हासिल की। तो अगर ऐसा है तो ये जो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है आपके कॉलेज से, तो इन्हें बंद कर देना चाहिए था। लेकिन जो हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो कभी भी जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम में, इसको हम छुपाते हैं और कई मतलब मुख्तलिफ रीज़न्स, मुख्तलिफ हम ये देते हैं, इसकी सफाइयाँ देते हैं। और इसी तरह से जो इन्होंने बात की अभी की, गवर्नमेंट ने कुछ करोड़ रुपए, कुछ कितने बोले थे आपने, 11,000 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ के कॉलेजेस के लिए दिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए दिए।
تو آپ اس کالج میں ابھی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس کالج میں آئے, آپ نے ہم سے ہماری رائے پوچھی. تو اس کالج میں دیکھیے اور آپ دیکھیے کس طرح کا اسٹرکچر ہے, کس طرح کی چیزیں یہاں پہ, کس طرح کا ڈھانچہ ہے. تو ایسا لگتا ہے کروڑ روپے کی تو دور کی بات ہے, مجھے لگتا ہے اس پہ کچھ 1000 روپے بھی خرچ نہیں کیے گئے ہیں. آئی ایم اے ٹیچر اینڈ آئی ایم ٹیچنگ سنس لاسٹ 7 ایئرس. 7 سال میں جہاں پہ بھی میں نے کام کیا, ہمارے بچے بالکل پڑھنا چاہتے ہیں اور کیپیسٹی ہے ان میں پڑھنے کی. اب جب آپ ان کو پہلے انفراسٹرکچر نہیں دو گے, جن کو پڑھانا ہے وہ نہیں دو گے, اور ایسینشل تھنگ از دیٹ جب ان کو موٹیویشن کے لیے کچھ نہیں دو گے, لائک ہماری میکسیمم فیکلٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکیڈمک ارینجمنٹ بیس پہ. وہ پرابلم ود دس ایکیڈمک ارینجمنٹ بیس از دیٹ دے آر ڈیموٹیویٹڈ. وائی؟ بیکاز وین پرماننٹ فیکلٹی از گیٹنگ سیلری ان لیکس اور آپ ان کو 28,000 دیتے ہو, دس ایسینشلی ٹرنز ٹو بی اے پرابلم آن گراؤنڈ لیول پہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. سو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس پریمیئرلی. سیکنڈ تھنگ از دیٹ جو ہمارے بچے ہیں ان کو جو انفراسٹرکچر چاہیے, ہمیں سفیشینٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے. دیٹ از اگین اے پرابلم. سر نے جیسے بتایا کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں, آف کورس بچے پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پہ, لیکن یہاں پہ جو بیسکس جو نیڈ چاہیے بچے کو پڑھنے کے لیے, بیسک جب ڈیولپ ہوگا تو تبھی بچے آگے بڑھیں گے. جب ہم کلاسز میں آتے ہیں فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر, اس وقت کیا ہوتا ہے پروفیسر لوگ کانٹریکٹر بیس کوئی بھی ٹیچرس کو, کوئی بھی پروفیسر کو اٹھا کے ہمیں پڑھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں, اور اس وقت ہمیں چاہیے ہوتی ہے بیسکس نیڈس. کیونکہ جب وہ ڈیولپ ہو گئی, نیکسٹ آپ اگر 3rd سیمسٹر 4th سیمسٹر میں اگر آپ کوئی بھی نہیں بھی ہوگا, ہم کچھ نہ کچھ کر لیں, کیونکہ ہماری بیسکس ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر پڑھنا چاہیں تو ہم تو یوٹیوب سے ہی پڑھ سکتے ہیں. پیرنٹس اگر ہمیں کالج میں بھیجتے ہیں تو وہ کس لیے بھیجتے ہیں, اور یہاں پہ کوئی گائیڈنس جو ہوتی ہے, پہلے تو پروفیسر سر جو بھی یہاں پہ ہیں انسٹیٹیوٹ, ان سے یہی ہے کہ یہاں پہ ایک گائیڈنس ہونی چاہیے بچوں کو فرسٹ سیمسٹر کہ ہاں آپ اس کے بعد یہ ایگزامس دے سکتے ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں, بس سلیبس کو پکڑتے ہیں, بس سلیبس کو کور کروا دیا, لیکن یہاں پہ کچھ بھی اس کے علیحدہ نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ بچے کو یہ نہیں بتاؤ گے اس کے بعد آپ یہ ایگزامس دے سکتے ہو, یہ ایگزامس کی آپ تیاری اسی بیسس کر سکتے ہو, یہاں سے ہو سکتے کچھ ایکسٹرا نالج دو گے, وہ ہوگا تو ضرور بچے جو ہیں پڑھیں گے. اور بیسکس نیڈ جو بچوں کی ہے, بیسک ڈیولپ ہوگی تو تبھی بچے آگے جائیں گے. ناظرین جاننا چاہیں گے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا رجحان یہاں پر کیسا ہے؟ اسپورٹس کے حوالے سے بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں ان نے آلریڈی کافی کہا ہے. اسپورٹس پہ بہت باتیں ہوتی ہے, لیکن اسپورٹس کو ہم نے ابھی تک جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یا جس حصے میں ہم ملک کے رہتے ہیں, یہاں اسپورٹس بائی برتھ ہمارے اندر امبائب ہوتا ہے. جو کشمیر کے لوگ ہیں, کشمیری ہو آر ایتھنک کشمیریز, وی آر بائی برتھ اسپورٹس پرسنز. کیونکہ ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں اور جو ہمارے جینیٹک کمپیٹیبلٹی ہے وہ دیٹ از ویری کلوز ٹو یورپینز, جو یورپ کے لوگ ہیں. اس حوالے سے کشمیر میں اسپورٹس کو ہمیں جس پرکار سے ڈیولپ کرنا تھا, یا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اسے جس طریقے سے ہمیں ماڈرن جو ریکوائرمنٹس یا نیڈس ہے دنیا کی, وہ ابھی تک نہیں ہو پائی, جو ایک بدقسمتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے پورے ملک میں ہے, وہی کشمیر میں بھی ڈرگس کا جو مینس ہمارے سوسائٹی میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اس مینس کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہے. کھیلو گے, کودو گے, بنو گے نواب, پڑھو گے, لکھو گے, ہو جاؤ گے خراب. آئی تھنک دس از ون کوٹ فرام MS دھونی مووی دا انٹولڈ اسٹوری. میں نے سنا تھا کہ بات یہ ہے کہ میرا سوال ہے LG صاحب سے, میرا سوال ہے ICC سے, میرا سوال ہے BCCI سے کہ بھائی جو آپ نے ریسنٹلی LG کپ نکالا یہاں پہ, جو آرگنائز کیا آپ نے یوتھ ایسوسیشن تھرو, تو میں نے بھی ٹرائل دی اس میں. تو انٹرسٹڈ اسپورٹس پرسن جو تھے کالج کے بھی تھے, انہوں نے بھی مطلب ان میں حصہ لیا. لیکن میں نے کیا دیکھا, میں نے وہی مطلب اپنے پردادا کے ہم عمر کے بندے دیکھے, اکیڈمیز کے وہی پرانے پلیئر, مطلب انہی کو وہ آگے پروموٹ کرتے ہیں. مطلب جو کہ نیا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ ان کو سامنے لے کر آئے آپ, وہ تو کہیں مجھے نظر نہیں آیا. ایون یہاں کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے, یہاں کا بچہ عمران ملک بننا چاہتا ہے, یہاں کا بچہ AB ڈی ویلیئرز بننا چاہتا ہے, یہاں کا بچہ وراٹ کوہلی بننا چاہتا ہے, اور ٹیلنٹ ہے یہاں کے بندوں میں. اب میں بات کروں گا اپنی کالج کی. ریسنٹلی ہم نے کلاسٹر کا کپ جیتا, اور اس میں کیا ہوا, ہماری سلیکشن ہوئی, اس میں مطلب نام آئے. کہاں ہے وہ لسٹ؟ انٹر یونیورسٹی ہماری سلیکشن ہوئی ہے. ایون کہ ہمارے کالج میں بعض اوقات ہمارے جو گرلز ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہے اسپورٹس میں, لیکن انہیں نہیں آنے دیتے, یہ انہیں نہیں پروموٹ کرتے. کیوں؟ حالانکہ آپ وسلم کی سنت ہے یہ اسپورٹس. ایک سیرت النبی میں ایک واقعہ ہے, آپ وسلم نے فرمایا کہ دارالندوہ میں جب وہ
اپنے ننیحال جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں وہاں پہ کہ یہاں ایک تالاب ہے اور یہاں ایک لڑکی ہے انیسا, ان کے ساتھ میں نے سیکھا ہے کہ مطلب کھیل کود میں نے ان کے ساتھ سیکھا ہے. اور میں نے کیا سیکھا ہے, مطلب اس ٹائم ایک اسپورٹس گیم ہوا کرتی تھی سوئمنگ, تیر اندازی, کشتی. تو اسپورٹس تو سنت تھے, اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ دھیان دیں یہاں کے یوتھ پہ, اور پلیز نیپوٹزم نہ چلائے, سیکولرزم نہ چلائے, نیشنلزم نہ چلائے اس میں. So as we all know that sports is very good for health and all that. But being a sports person, I'm a kickboxer and I have been in this field since last 7 years, and I'm 2 times national gold medalist. So apart from that, what I'm facing right now is that there is no outcome of this. But what are the factors which are responsible for that? These are the many factors. For example, lack of infrastructure, the corruption in the sports also. There is no corruption in the other institutions, but there is the corruption in the sports field also. So I am the national winner 2 times, but still what I get is nothing. There is no infrastructure for me, and I think there is a lack of infrastructure in the college also, because they are focusing on this particular sports like badminton, cricket and all that, but there is no other particular section for the females for this course. So I want that our college should introduce this kind of course in this. बैडमिंटन प्लेयर हूँ, 3 times इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन एंड 1 time स्टेट प्लेयर. तो मेरा जो इशू है, एक तो आप ग्राउंड रियलिटी में भी देख सकते हो, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है बैडमिंटन का. हम तो बोलते हैं, दावे करते हैं, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है. तो एक तो ये इशू है कि स्टेडियम फैसिलिटीज़ आर नॉट हियर. तो दूसरा ये है कि जो मैंने आगे देखा है, मैं नेशनल के लिए भी गया था, मैंने ये चीज़ें देखी है कि हम बोलते हैं ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन. तो एक्चुअल में करप्शन होता है, जो इसने भी बात की, एक्चुअल में होता है. मेरी रिकमेंडेशन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ने लास्ट टाइम की थी, तो बट वहाँ पे मैंने देखा, जो चीज़ें देखी वो मैं नहीं बोल सकता, बट दैट इज़ टोटली अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये चीज़ें जो मैंने फेस की है अभी तक, मैं 2017 से खेल रहा हूँ, बट स्टिल देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली इन द कॉलेज एज वेल एज इन द स्टेट राइट नाउ. तो ये चीज़ें मुझे लगती हैं देखनी चाहिए, सरकार को इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. देखिए, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मेरी एक बात है जो मुझे लगता है ज़रूरी है. जैसे कि मेरे बाईं तरफ आपने देखा अभी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं, तो इन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल भी जो है अपने नाम किए हैं. तो फाइनली अब इन्हें क्या मिल रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल है. जैसे अगर ये स्पोर्ट्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कम ही सही, लेकिन इनकी स्टडीज़ जो है वो अफेक्ट होती हैं. तो फाइनली अगर उसे फिर किसी खास स्पोर्ट्स को एज ए करियर अडॉप्ट करते हैं, तो उन्हें आखिर फिर मिलता क्या है. कुछ ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट जो फ्रेम करे कि जो कई सारे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यहाँ पे वादी कश्मीर की मैं खासकर बात करूँगा, तो कई सारे गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, कई सारे चैम्पियन, कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह लिए हुए हैं, तो उसके बाद वो बैठे हुए हैं, अभी उन्हें किसी भी तरह की सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है. तो उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. जो अभी कई सारे ऐसे हैं जो अभी जो ना ओवर एज हो चुके हैं और काफ़ी उन्होंने अपनी फील्ड में लोहा मनवाया है, तो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो एक डिमोटिवेशन होती है बाकी बच्चों में जो इस फील्ड की ओर जाना चाहते हैं, ऐसा ना हो. बाकी स्पोर्ट्स एक ज़रूरी है, जैसे कि अभी जावेद साहब कह रहे थे कि इसका एक डायरेक्ट जो है लिंक है मंशियात के साथ है. जितना स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा, जितना स्पोर्ट्स में फ़रोग दिया जाएगा, उतना जो है ड्रग जो एडिक्शन है उसमें कमी मौसूल ज़रूर होगी. क्या पढ़ें कि हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर अखलाकी कदरें बुलंद हो जाएं और समाज और माशरे के सामने वो खुद उठ खड़े हो जाएं और बुराइयों को ख़त्म करना चाहें. इसलिए कि कोई भी हुकूमती लेवल पर यह मसला ख़त्म नहीं हो सकता जबकि एक एक फ़र्द समाज और माशरे का बुराई के मुकाबले में उठ खड़ा नहीं होगा. उसके लिए मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि उसके लिए जो हमारे पास बेहतरीन सोर्स था अखलाकी वैल्यूज़ का, जहाँ से हम हमारे बुज़ुर्ग और ख़ास तौर से वादी कश्मीर में जो हमारे सूफ़ी, जो हमारे औलिया किराम थे, उनकी तालीमात जो समाज और माशरे से ख़त्म होती चली जा रही हैं, जिसका नतीजा यह है कि बुराइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं. उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे पास अरबिक लैंग्वेज है. उसके बाद हमारे पास पर्शियन लैंग्वेज है कि सबसे ज़्यादा जो मॉरल वैल्यूज़ पर जो बुक्स लिखी गई हैं वो पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर में है. आज पूरी दुनिया में सबसे रिच लिटरेचर और सबसे जो नॉलेज बेस्ड जिसमें बातें की गई हैं वो पर्शियन लिटरेचर है. मौलाना रूम को उठा के पढ़िए, शेख सादी शिराजी को पढ़िए, हाफिज़ शिराजी को पढ़िए, अत्तार को पढ़िए, वादी के मशहूर
صوفی بزرگ امیر کبیر کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آفرید ان مرد ایران صغیر بہنر ہائے عجیب و دل پذیر، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا ان کے بارے میں. تو ایسے جو لوگ کہ جنہوں نے سماج اور معاشرے میں بہترین کردار ادا کیا ہے، ان لوگوں کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میں مطلب اننت ناگ سے یہاں سری نگر آئی ہوں پڑھنے کے لیے، بیکاز وہاں کی جو ایجوکیشن فیسلٹی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کلسٹر یونیورسٹی میں مین کہ یہاں پہ 5 ایئرس میں آنرس مطلب پلس پی جی ہو رہا ہے، بٹ جو اننت ناگ جو کالجز ہے وہاں 5 ایئرس میں اونلی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی ہے. تب تک تو ہم بہت کچھ کر پاتے ہیں اس کالج میں، اس لیے مطلب ہم یہاں سے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا ایئر ایک مطلب بچ جاتا ہے تاکہ ہم کچھ اور پھر کر سکے. دیٹ از وائی کہ مطلب اور اس نے ابھی بولا کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اگر ہمارے پاس مطلب اگر ہم ایجوکیشن حاصل نہ کر سکے تو ہم اپنی جو فیوچر یا اپنی جو بھی مطلب ورلڈ مطلب فیوچر کا ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. وداؤٹ ایجوکیشن از نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں ہے وداؤٹ ایجوکیشن. ناظرین، اسی کے ساتھ روبرو کا آج کا شمارہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے پروگرام کو لے کر اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہو یا کوئی بھی رائے آ رہا ہو تو آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھیج سکتے ہیں جو اس وقت آپ کے ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں. تو دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت. شب بخیر.